मॉर्निंग एंड जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? आप सबका स्वागत करती हूँ मैं शशि द्विवेदी, आपके अपने चैनल जिसका नाम है बायोसाइट। तो बायोसाइट में आज हम लोग करेंगे घटना चक्र के क्वेश्चन, जो कि प्रोटोजोआ से हम लोग कर रहे हैं। तो चलिए किया जाए हम लोग क्वेश्चंस को। हाँ, क्वेश्चन नंबर 19 से कल वाले पार्ट में हमने 18 क्वेश्चन किए थे, आज है 19 से क्वेश्चंस कर रहे हैं। 19वां क्वेश्चन है, बहुरूपी अवस्थाएं किसके जीवन चक्र में पाई जाती हैं? बहुरूपी अवस्थाएं, पॉलीमॉर्फिक फॉर्म्स आर फाउंड ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल ऑफ। किसकी लाइफ साइकिल में पॉलीमॉर्फिक फॉर्म पाया जाता है? तो वो पाया जाता है ट्रिपैनोसोमा में। ट्रिपैनोसोमा में पॉलीमॉर्फिक स्टेज पाई जाती है। ट्रिपैनोसोमा के जीवन चक्र में 2, 3 या 4 विभिन्न अवस्थाएं 2 विभिन्न पोषकों में दिखाई देती हैं। ये सभी अवस्थाएं शरीर की संरचना तथा कोशिकीय अंगक दोनों में अलग होते हैं। इसे ट्रिपैनोसोमा में बहुरूपता कहते हैं। तो ट्रिपैनोसोमा के जीवन चक्र में 2, 3 या 4 विभिन्न अवस्थाएं 2 विभिन्न पोषकों में दिखाई देती हैं। ये सभी अवस्थाएं शरीर की संरचना तथा कोशिकीय अंगों दोनों में होती है। इसे ट्रिपैनोसोमा में बहुरूपता कहते हैं। ट्रिपैनोसोमा के जीवन चक्र में अगला क्वेश्चन, पैरामीशियम में संयुग्मन में किसका आदान प्रदान होता है? मतलब कॉन्जुगेशन में किस चीज़ का आदान प्रदान होता है? कॉन्जुगेशन जब होता है पैरामीशियम में तो क्या चीज़ का एक्सचेंज होता है? तो इसका माइक्रोन्यूक्लियाई का, बोथ ऑफ दिस, मेगा न्यूक्लियाई, नन ऑफ द एबव। तो इसका आंसर होगा माइक्रोन्यूक्लियाई। इसके जो छोटा माइक्रोन्यूक्लियाई है उसका आदान प्रदान होता है। पैरामीशियम सीलिया युक्त प्रोटोजोआ में 2 या अधिक विषम रूपी केंद्रक पाए जाते हैं। एक बड़ा होता है और एक छोटा केंद्रक होता है। बड़े केंद्रक को बड़ा गुरुत्व केंद्रक कहा जाता है और जो छोटा जो होता है उसको माइक्रोन्यूक्लियस कहते हैं। लघु केंद्रक जनन में भाग लेती है और गुरु केंद्रक सामान्य उपापचयी मेटाबॉलिज्म क्रियाओं का नियंत्रण करता है। कॉन्जुगेशन के दौरान 2 पैरामीशियम अपने लघु केंद्रक के भागों की परस्पर अदला बदली करते हैं। तो क्या होता है कि संयुग्मन के दौरान 2 पैरामीशियम जो होते हैं, 2 पैरामीशियम होते हैं, वो अपने छोटे वाले जो केंद्रक, लघु केंद्रक है, इनकी अदला बदली करते हैं कॉन्जुगेशन में। विषम रूपी केंद्रक पाए जाते हैं किसमें? अभी हमने देखा था पेशीय कोशिकाओं में, न्यूरॉन्स में, मनुष्य की जनन कोशिकाओं में, सीलिया युक्त प्रोटोजोआ में पाए जाते हैं, जैसे कि पैरामीशियम में। अगला क्वेश्चन, पैरामीशियम का सूक्ष्म केंद्रक होता है। सूक्ष्म केंद्रक माइक्रोन्यूक्लियस ऑफ पैरामीशियम। जो पैरामीशियम है, पैरामीशियम का सूक्ष्म केंद्रक है, मतलब माइक्रोन्यूक्लियाई। तो माइक्रो जो न्यूक्लियाई होता है कोशिका, पैरामीशियम का सूक्ष्म केंद्रक, माइक्रोन्यूक्लियाई ऑफ पैरामीशियम क्या होता है? डिप्लॉयड, पॉलीप्लॉयड, नॉन रिप्रोडक्टिव, द मेन सोर्स ऑफ RNA, दैट इज़ द डिप्लॉयड। ये डिप्लॉयड होता है, 2n में होता है, डिप्लॉयड होता है। पैरामीशियम में 2 केंद्रक होते हैं, माइक्रोन्यूक्लियाई तथा मैक्रोन्यूक्लियाई, दोनों ही द्विगुणित होते हैं। मतलब जो माइक्रो होता है, माइक्रोन्यूक्लियाई, ये भी 2n होता है, डिप्लॉयड होता है, और मैक्रोन्यूक्लियाई जो होता है वो भी द्विगुणित होता है। गुरु केंद्रक कोशिका मैक्रोन्यूक्लियाई कोशिका के उपापचय को नियंत्रित करता है तथा सूक्ष्म केंद्रक जनन में भाग लेता है। जो बड़ा केंद्रक होता है, इसका जो बड़ा केंद्रक होता है वो मेटाबॉलिक एक्टिविटी में भाग लेता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी में। और जो छोटा वाला केंद्रक होता है, छोटा वाला, वो क्या करता है? रिप्रोडक्शन में भाग लेता है। यही तो कॉन्जुगेशन के दौरान इसी की अदला बदली होती है। ये हमने पिछले क्वेश्चंस में देखा था। तो पैरामीशियम का सूक्ष्म केंद्रक होता है, क्या होता है? द्विगुणित होता है, बहुगुणित होता है, RNA का प्रमुख अपरजाई। तो ये होता है डिप्लॉयड माइक्रोन्यूक्लियाई। अगला, द माइक्रोन्यूक्लियस ऑफ पैरामीशियम इज क्या होता है? डिप्लॉयड होता है, डिप्लॉयड होता है। पैरामीशियम में 2 केंद्रक होते हैं, सूक्ष्म माइक्रोन्यूक्लियस, मैक्रोन्यूक्लियस, दोनों ही द्विगुणित होते हैं। गुरु केंद्रक कोशिका के उपापचय को नियंत्रित करता है तथा सूक्ष्म केंद्रक क्या करता है? वो रिप्रोडक्शन में भाग लेता है। अगला क्वेश्चन, पैरामीशियम में संयुग्मन कहलाता है। जो पैरामीशियम का कॉन्जुगेशन हेल्प्स इन पैरामीशियम इन, तो किस लिए? पुनर्युवन के लिए, पैतृक विविधता में, केंद्रकीय पुनर्गठन में, उपर्युक्त सभी में। न्यूक्लियर रिकॉग्नाइजेशन, रेज्यूवेनेशन, हेरेडिटी वेरिएशन एंड ऑल ऑफ द अबव।
तो इसका राइट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। इसके एक्सप्लेनेशन में जाते हैं। पैरामीशियम में संयुग्मन क्रिया के फलस्वरूप युक्त तीनों ही होता है, मतलब पुनर्यौवन भी होता है और इसके द्वारा इसमें उच्च लक्षण उत्पन्न होता है। रेजुवेनेशन द्वारा हाई क्वालिटी उत्पन्न होता है। अलग अलग पैरामीशियम के डीएनए के मिलने से नए लक्षण उत्पन्न होते हैं तथा दो कोशिकाओं के लघु केंद्रकों के मिलने से केंद्र की संगठन का पुनर्गठन होता है। तो दो अलग अलग पैरामीशियम के डीएनए, यहाँ का इसमें का डीएनए, इसमें का डीएनए, तो एक जो न्यू कैरेक्टर है वो उत्पन्न होता है। सिल्वर लाइन तंत्र संबंधित है, तो ये किससे संबंधित है? प्लाज्मोडियम से, पैरामीशियम से। सिल्वर लाइन तंत्र किसे? प्लाज्मोडियम से, पैरामीशियम से, एंटामीबा से या फिर साइकॉन से। तो सिल्वर लाइन सिस्टम किससे संबंधित होता है? इसका राइट आंसर है पैरामीशियम। इसका राइट आंसर है पैरामीशियम से ये संबंधित होता है। मतलब सिल्वर लाइन सिस्टम किस में होता है? पैरामीशियम में होता है। सिल्वर लाइन पैरामीशियम में होता है। अगला क्वेश्चन, पैरामीशियम के संयुग्मन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? युग्मनज केंद्रक प्रत्येक कॉन्जुगेट में 8 क्रमवार विभाजन करता है, मतलब 8 क्रमवार विभाजन करता है। बनने वाले 12 गुरु केंद्रक में से 3 विघटित हो जाते हैं, 12 बनते हैं और 3 विघटित हो जाते हैं। इसमें पूछा गया कौन सा सत्य है। अगला है, बनने वाले 4 लघु केंद्रक में से 4 लघु केंद्रक बनता है और उसमें 3 विघटित हो जाता है। युग्मनज से बनने वाले 16 केंद्रक में से 12 केंद्रक में 4 लघु केंद्रक परिवर्तित हो जाते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इसका राइट आंसर है 4 में से 4 लघु केंद्रक में से 3 विघटित हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, आंसर नंबर 3, ऑप्शन 3। पैरामीशियम में प्राय कॉन्जुगेशन विधि द्वारा लैंगिक जनन होता है। कॉन्जुगेशन विधि द्वारा होता है। इसमें ये कॉमन मेथड है। इसमें इसके लघु केंद्रक माइक्रोन्यूक्लियाई भाग लेते हैं और माइक्रोन्यूक्लियाई ये पहले वृद्धि करते हैं, ग्रोथ होती है इनमें, फिर इनमें मियोसिस होता है, जिससे क्या होता है कि 4 जो होते हैं वो हैप्लॉइड केंद्रक बनते हैं। इनमें से 3 जो होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। ये क्या होंगे? 3 नष्ट हो जाते हैं और केवल एक जो रहता है वो शेष बचता है। मलेरिया परजीवी की संक्रामक अवस्था क्या होती है? क्या ये ट्रोफोजोइट होती है, स्पोरोजोइट होती है, मेरोजोइट या फिर पुटीसिस्ट होती है? तो इसका राइट आंसर है स्पोरोजोइट। स्पोरोजोइट बीजाणु अवस्था जो होती है मलेरिया की संक्रामक अवस्था होती है। मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र 2 पोषदों में पूर्ण होता है, मनुष्य तथा मादा एनाफ्लीज में। जो मलेरिया परजीवी होता है इसके 2 होस्ट होते हैं, 2 चक्रों में पूरा होता है। एक होता है ह्यूमन में और दूसरा होता है मॉस्किटो में। और मॉस्किटो क्या होता है? फीमेल एनाफ्लीज होता है। मनुष्य के लिए इसकी संक्रामक अवस्था बीजाणु जो मनुष्य को, ह्यूमन को इन्फेक्ट करता है वो होता है स्पोरोजोइट। जो मलेरिया की स्पोरोजोइट अवस्था होती है, प्लाज्मोडियम की जो स्पोरोजोइट स्टेज होती है, जब ये इस स्टेज में स्पोरोजोइट स्टेज में आएगा तभी ये ह्यूमन को इन्फेक्ट कर पाता है। जो कि एनाफ्लीज मच्छर के लार ग्रंथियों में होते हैं। इसके काटने पर रुधिर में प्रवेश करती हैं। और ये होते कहाँ हैं? ये मॉस्किटो की लार सलाइवा में होते हैं, लार ग्रंथियों में होते हैं। तो जब ये काटता है, बाइट करता है, तो उसी के थ्रू ये ब्लड में चले जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि मलेरिया परजीवी की संक्रामक अवस्था कौन सी है? स्पोरोजोइट। अगला क्वेश्चन, मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र द इन्फेक्टिव स्टेज स्पोरोजोइट होती है, ये हमने देख लिया है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन रोग जनक कशाभी नहीं है? मतलब कौन सा ऐसा है जो कसावी फ्लैजिलेटेड नहीं है? लिस्मेनिया, ट्रिपेनोसोमा और ये जियार्डिया नॉक्टिल्यूका। तो जो नॉक्टिल्यूका है ये ऑप्शन डी, ये
डायनोफ्लैजलेट है, एक डायनोफ्लैजलेट है। इसमें प्रकाश संश्लेषी वर्णक फोटोसिंथेटिक पिगमेंट नहीं होते हैं, अतः इसमें पोषण होलोजोइक होता है, यह परजीवी नहीं होते हैं। मतलब जो नॉक्टिल्यूका है ये परजीवी नहीं है, और यही पैथोजेनिक इसमें फ्लैजला नहीं होते। तो फ्लैजला नहीं होते हैं नॉक्टिल्यूका में। ये एक डायनोफ्लैजलेट है, प्रकाश संश्लेषी वर्णक इसमें नहीं पाए जाते हैं, अतः इसमें पोषण जो होता है वो होलोजोइक टाइप का होता है। होलोजोइक किसमें? नॉक्टिल्यूका में। तो इसका राइट आंसर नॉक्टिल्यूका ही है। नॉक्टिल्यूका एक डायनोफ्लैजलेट है, इसमें प्रकाश संश्लेषी वर्णक नहीं पाए जाते, अतः इसमें पोषण कैसा है? होलोजोइक है, ये परजीवी भी नहीं होता। नॉक्टिल्यूका परजीवी नहीं है, पैरासिटिक नहीं है। मलेरिया परजीवी के गैमेटोसाइट बनते हैं। किस में बनते हैं मलेरिया परजीवी के गैमेटोसाइट? नर एनाफ्लीज के अमाशय में, मनुष्य के रक्त में, मादा एनाफ्लीज के अमाशय में, एनाफ्लीज की लार ग्रंथियों में। स्टमक ऑफ मेल एनाफ्लीज क्या बनना है? मलेरिया पर गैमेटोसाइट कहाँ बनते हैं? तो ये बनता है ब्लड ऑफ मैन, मनुष्य के रक्त में। मलेरिया परजीवी के गैमेटोसाइट कहाँ बनते हैं? मनुष्य के रक्त में बनते हैं। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र मनुष्य तथा मादा मच्छर दो पोष्तों में, दो होस्ट में पूर्ण होता है। मनुष्य के लाल रक्त कणिकाओं में गैमेटोसाइट बनते हैं। मतलब जो ब्लड है, ब्लड के आरबीसी में गैमेटोसाइट बनता है, गैमेटोसाइट बनते हैं, इसमें गैमेटोसाइट बनते हैं। ये गैमेटोसाइट मादा मच्छर के काटने पर उसके आमाशय में पहुंच जाता है। अब मच्छर ने इसको काटा तो मच्छर के कहाँ पे पहुंच गया? स्टमक में पहुंच गया। किसके? मॉस्किटो के स्टमक में पहुंच जाते हैं तथा उनके विकास से गैमीट का निर्माण होता है। नर तथा मादा युग्मकों के निषेचन से जाइगोट बनता है, जो क्रमशः उकाइनीट, ओसिस्ट, स्पोरोजोइट बनाता है। अब ये यहीं पर स्पोरोजोइट बन गया, और स्पोरोजोइट मादा मच्छर की लार ग्रंथियों में। अब ये स्पोरोजोइट कहाँ संचित हो जाएगा? स्पोरोजोइट बन जाएगा और ये लार ग्रंथियों में, सलाइवा में संचित हो जाएगा। जब ये मच्छर फिर काटेगा मनुष्य को, ह्यूमन को काटेगा, तो ये इन्फेक्ट हो जाएगा, मतलब अब उसको मलेरिया हो जाएगा। लार ग्रंथियों में संचित रहते हैं तथा काटने पर मनुष्य के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। तो शुरू बात कहाँ से हुई थी? मलेरिया परजीवी की गैमेटोसाइट कहाँ बनते हैं? ये गैमेटोसाइट कहाँ बनते हैं? ह्यूमन ब्लड के आरबीसी में बनते हैं। चतुर्थक मलेरिया का कारण क्या है? क्वार्टन मलेरिया इज काज्ड बाय, किसके द्वारा होता है चतुर्थक मलेरिया? तो पहला है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, मलेराई, प्लाज्मोडियम ओवेल एंड फैल्सिपेरम। तो इसका राइट आंसर है प्लाज्मोडियम मलेराई। अगला, मलेरिया कई प्रकार का होता है, यह बुखार के आने की अवधि पर निर्भर करता है। अवधि के आधार पर बांटा गया है। ये मलेरिया प्लाज्मोडियम की अलग अलग जातियों द्वारा होता है। टर्टाइन जो होता है, टर्सियन मलेरिया, इसमें 48 घंटे बुखार आते हैं। 48 घंटे बुखार आता है, 48 घंटे में, मतलब एक 24 घंटा बीता, फिर 24 घंटा बीता, उसके बाद तब बुखार आता है। यह प्लाज्मोडियम की वाइवेक्स, फैल्सिपेरम तथा ओवेल जातियों द्वारा होता है। वाइवेक्स तथा ओवेल बेनाइन प्रत्येक मलेरिया उत्पन्न करते हैं, जबकि फैल्सिपेरम द्वारा प्रमस्तिष्क, सेरिब्रल या मैलिग्नेंट मलेरिया उत्पन्न होता है। चतुर्थक मलेरिया जो होता है, फोर्थ चतुर्थक मलेरिया, यह प्लाज्मोडियम मलेराई द्वारा उत्पन्न होता है। इसमें 72 घंटे में बुखार आता है। जो टर्सियन है उसमें 48 घंटे में बुखार आता है। जो क्वार्टरन है उसमें 72 घंटे में बुखार आता है। और जो दैनिक मलेरिया है, क्वासिडियन मलेरिया है, वो इसमें प्रायः हर रोज़ बुखार आता है। हर रोज़ 24 घंटे में बुखार आता है। 24 घंटे में बुखार आता है। ये एक से अधिक जातियों के संक्रमण से उत्पन्न होता है। प्रमस्तिष्क, तो हमने देखा कि मलेरिया के जो है 3 टाइप हैं, एक टर्सियन है, एक क्वार्टरन है चतुर्थक, और एक दैनिक क्वासिडियन है, मतलब दैनिक है ये भी।
दैनिक है, ये दैनिक है, चतुर्थक है और ये तृतीयक है। तो तृतीयक में 48 घंटे में बुखार आएगा और जो क्वार्टरन है चतुर्थक है उसमें 72 घंटे में आएगा, इसमें 24 घंटे में आ जाता है जो दैनिक वाला है वो। प्रमस्तिष्क मलेरिया इसके द्वारा होता है, किसके द्वारा? प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम, प्लाज्मोडियम वोवेल, प्लाज्मोडियम मैलाराई। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए आप बताइए? इसका राइट आंसर है फैल्सिपेरम। फैल्सिपेरम द्वारा प्लाज्मोडियम प्रमस्तिष्क सेरिब्रल मलेरिया जो होता है वो फैल्सिपेरम द्वारा होता है। हाँ, प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम इससे मलेरिया होता है। वाइवेक्स, माउरर्स डॉट्स मनुष्य के एरिथ्रोसाइट्स में अवलोकित होते हैं यदि वे निम्न से संक्रमित हों। किससे संक्रमित होगा? तो माउसर्स सुफनर के आते हैं मलेरिया में, और माउसर्स जो डॉट होते हैं एरिथ्रोसाइट्स में अवलोकित होते हैं वो एक्चुअली किससे होते हैं? देखिए, सुपनर के डॉट हमने देखा था कि प्लाज्मोडियम वाइवेक्स से होते हैं। अब यहाँ पे माउरर्स के डॉट देखने हैं एरिथ्रोसाइट में, तो वो किसकी इन्फेक्शन से होंगे? तो इसका राइट आंसर है फैल्सिपेरम। फैल्सिपेरम वही फैल्सिपेरम जिससे सेरिब्रल मलेरिया होता है, फैल्सिपेरम। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स सुफनर डॉट होता है। प्लाज्मोडियम वोवेल में भी सुफनर डॉट्स होते हैं, और माउवर्स जो है फैल्सिपेरम में होते हैं, और प्लाज्मोडियम मलेरी में जिमेनस डॉट होते हैं। मलेरी में जिमेनस डॉट होते हैं। तो प्लाज्मोडियम की विभिन्न जातियों द्वारा विभिन्न प्रकार के मलेरिया रोग उत्पन्न होता है। हाँ, इसकी एक्सप्लेनेशन को हम देख लेते हैं। प्लाज्मोडियम की विभिन्न जातियों द्वारा विभिन्न प्रकार के मलेरिया रोग उत्पन्न होते हैं। मनुष्य में अपने जीवन चक्र के दौरान जब ये मलेरिया परजीवी आरबीसी में पहुंचते हैं तो हीमोग्लोबिन को नष्ट कर देते हैं तथा विशेष प्रकार के ये हीमोग्लोबिन को नष्ट करते हैं और ये विशेष प्रकार के जो पिगमेंट हैं वो बनाते हैं, जिसकी वजह से उनको हम जब ब्लड टेस्ट होता है तो उससे हमें पता चलता है कि सुफनर डॉट दिखाई देते हैं तो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स का इन्फेक्शन है। सुफनर डॉट्स इनका माउरर्स डॉट्स दिखाई दे रहे हैं तो फैल्सिपेरम का है, और अगर जिमेनस डॉट दिखाई दे रहा है तो प्लाज्मोडियम मलेरिया का इन्फेक्शन है। अगला, साइटोपाइग पाया जाता है। साइटोपाइग इज़ फाउंड इन पैरामीशियम अमीबा एंटामीबा एंड ट्रिपैनोसोमा। तो इसका राइट आंसर क्या है? पैरामीशियम। पैरामीशियम में साइटोपाइग पाया जाता है। साइटोपाइग पैरामीशियम के खाद्य उपकरण फूड इक्विपमेंट का भाग होता है। पैरामीशियम में शरीर के दाएं भाग में एक अस्थायी टेम्परेरी खुला भाग होता है जिसे साइटोपाइग कहते हैं। इसका निर्माण तब होता है जब अपचयी पदार्थ शरीर से बाहर निकल जाते हैं। तो इसका साइटोपाइग पाया जाता है किसमें? पैरामीशियम में। साइटोपाइग पैरामीशियम के खाद्य उपकरण का भाग होता है। पैरामीशियम में शरीर के दाएं भाग में एक अस्थायी टेम्परेरी खुला भाग जिसे साइटोपाइग कहते हैं। इसका निर्माण तब होता है जब अपचयी पदार्थ अनडाइजेस्टेड फूड शरीर से बाहर चला जाता है। दीमक लकड़ी का पाचन ऐसे एंजाइम की सहायता से करती है जो स्रावित होती है। लार ग्रंथियों से, मध्यांतर में कोशिकाओं से, सहजीवी प्रोटोजोआ द्वारा, शरीर के बाहर जीवाणु तथा कवकों द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? दीमक लकड़ी का पाचन किससे करता है? सहजीवी प्रोटोजोआ द्वारा, सिम्बायोटिक प्रोटोजोआ द्वारा, सहजीवी प्रोटो द्वारा। इसका राइट आंसर होगा सी, सहजीवी प्रोटोजोआ द्वारा। दीमक लकड़ी का पाचन ऐसे एंजाइम की सहायता से करती है जो स्रावित होता है सहजीवी प्रोटोजोआ द्वारा। टर्माइट्स डाइजेस्ट फूड विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम सिक्रेटेड बाई, किससे सिक्रेट होता है? तो सैलिवरी ग्लैंड, सेल्स इन द मिड गट, सिम्बायोटिक प्रोटोजोआ। अगला क्वेश्चन, दीमक में कुछ सहजीवी प्रोटोजोआ ट्राइकोनिम्फा
ट्राइकोनिम्फा पाए जाते हैं जो कि ग्लूकोसाइडेज एंजाइम स्रावित करते हैं। यह एंजाइम लकड़ी में उपस्थित सेल्यूलोज का पाचन करता है। ग्लूकोसाइडेज एंजाइम जो होता है वो सेल्यूलोज का पाचन करता है। ट्राइकोनिम्फा या संजीवी प्रोटोजोआ ट्राइकोनिम्फा पाए जाते हैं। दीमक में कुछ सहजीवी, तो दीमक में पाए जाते हैं ट्राइकोनिम्फा टाइप के प्रोटोजोआ जो कि क्या करते हैं, ग्लूकोसाइडेज एंजाइम सिक्रेट करते हैं और ये जो है लकड़ी के सेल्यूलोज को डाइजेस्ट कर देता है। अगला क्वेश्चन, लैंगिक जनन का कोई प्रमाण नहीं होता किसमें? पैरामीशियम कार्डिटा। लैंगिक जनन का कोई प्रमाण नहीं मिलता पैरामीशियम कार्डिटम में, यूग्लिना विरिडिस में, मोनोसिस्टिस एजिलिस में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? इसका राइट आंसर है यूग्लिना विरिडिस। यूग्लिना विरिडिस में लैंगिक जनन का, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कोई भी प्रूफ नहीं है। यूग्लिना विरिडिस लैंगिक जनन का कोई प्रमाण नहीं मिलता। यह कुछ अलैंगिक विधियों जैसे बाइनरी फिजन या फिर मल्टीपल फिजन द्वारा जनन करता है। इसमें इंसिस्टमेंट भी होता है। कोशिका द्वारा जल पीने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सर्कमफ्लुएंस, सर्कमवेलेशन, अंतर्ग्रहण, इंजेशन, पिनोसाइटिस। इसका है राइट आंसर पिनोसाइटोसिस। पीने का काम पिनोसाइटोसिस। इस ट्रिक से भी हम याद कर सकते हैं पीने का काम कौन कर रहा है? पिनोसाइटोसिस। मतलब इस प्रक्रिया को कहते हैं, कोशिका द्वारा जल पीने की जो प्रक्रिया होती है इसको पिनोसाइटिस, और भोजन ग्रहण करने की, भोजन खाने की फैगोसाइटोसिस, और अंतर्ग्रहण अंदर लेने की, इन मतलब जैसे ऐसे हुआ और यहाँ पे ये फूड आया फिर इसको ऐसे कवर कर लिया तो इसको इंजेशन बोलते हैं, अंतर्ग्रहण बोलते हैं। इंजेशन अंदर सेल के अंदर जब फूड का डाइजेशन हो, इस तरह से भोजन को अंदर लेना सेल के माध्यम से, तो उसको इंजेशन अंतर्ग्रहण बोलते हैं। कोशिका द्वारा जल पीने की प्रक्रिया को पिनोसाइटोसिस कहते हैं। कोशिका द्वारा बाह्य माध्यम से किसी द्रवीय पदार्थ को ग्रहण करने की प्रक्रिया को पिनोसाइटोसिस कहते हैं, जबकि ठोस पदार्थ को ग्रहण करने को फैगोसाइटोसिस कहते हैं। और सर्कमफ्लुएंस तथा सर्कमवेलेशन द्वारा भोजन ग्रहण करने की विधि है। आगे अमीबा के पादाभ इसके लिए महत्वपूर्ण है। द स्यूडोपोडिया ऑफ अमीबा आर इम्पॉर्टेंट फॉर, जो इसका स्यूडोपोडिया है, जैसे अमीबा है, अमीबा का स्यूडोपोडिया है, ये स्यूडोपोडिया होता है, ये स्यूडोपोडिया है, ये किसके लिए महत्वपूर्ण होता है, इसका क्या कार्य होता है? तो स्यूडोपोडिया जीवित अमीबा की जो स्यूडोपोडिया, ये लोकोमोशन, पहली बात तो इसके थ्रू ये लोकोमोशन करता है, गति करता है। दूसरा इसकी फीडिंग, खाने की, तो इसमें भोजन ग्रहण खाली लिखा है, आक्रमण, सुरक्षा, गमन, तो ये गमन और भोजन ग्रहण दोनों का कार्य करता है। तो इसका राइट आंसर डी होगा कि ये भोजन और अंतर्ग्रहण दोनों में काम में आता है। क्यों? इसका स्यूडोपोडिया। जीवित अमीबा की सतह, चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। जीवित अमीबा की सतह पर चारों तरफ जीवद्रव के छोटे छोटे निरंतर उभार बनते और वापस शरीर में विलीन होते रहते हैं। इस उभार को पादाव या कूटपाद कहते हैं। अमीबा में स्यूडोपोडिया के दो महत्वपूर्ण कार्य होते हैं, लोकोमोशन और फूड इंजेशन। अगला, संघ प्रोटोजोआ के वर्गीकरण का आधार क्या है? शरीर की नाप, माप, गमनांक, आकोशिकी शरीर की आकृति, केंद्रकों की संख्या। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है गमनांक, लोकोमोटरी ऑर्गेनेल्स। संघ प्रोटोजोआ का मुख्य आधार क्या है? लोकोमोटरी ऑर्गेनेल्स। अगला, प्रोटोजोआ संघ के वर्गीकरण का मुख्य आधार लोकोमोटरी ऑर्गेनेल्स का प्रकार तथा केंद्र की संरचना होती है। गमनांक 3 प्रकार के होते हैं। इस आधार पर इन्हें 4 समूहों में बांटा जा सकता है। एक है मैस्टिगोफोरा या फ्लैजिलेटा, दूसरा राइजोपोडा या सार्कोडिना, तीसरा स्पोरोजोआ और चौथा है सिलेटा। तो मैस्टिगोफोरा या फ्लैजिलेटा, इसमें फ्लैजिला पाए जाते हैं। राइजोपोडा या सार्कोडिना, इसमें स्यूडोपोडिया होते हैं। सार्कोडिना, राइजोपोडा या सार्कोडिना में स्यूडोपोडिया।
मैस्टिगोफोरा में, फ्लैजिला, स्पोरोजोआ में इसमें गमनांक नहीं होते। स्पोरोजोआ इसी में क्या पैरासाइट इसमें आते हैं ना, पैरासाइट्स, प्रोटोजोन पैरासाइट्स इसमें आते हैं, इसमें गमनांक नहीं होते। सिलिएटा में सिलिया पाए जाते हैं जैसे पैरामीशियम में है, और स्यूडोपोडिया अमीबा में, फ्लैजिला है यूग्लिना में। प्रोटोजोआ का वर्गीकरण आधारित है निम्न पर, किसके आधार पर प्रोटोजोआ का वर्गीकरण किया गया है? तो प्रोटोजोआ का वर्गीकरण किसके आधार पर? कंकाल की संरचना, कंकाल कहाँ है, पेलिकल, संकुचल सेल रेक्टिका, चलन अंगक, लोकोमोटरी ऑर्गेनल्स। तो अभी इसमें बात सबसे इम्पॉर्टेंट है लोकोमोटरी ऑर्गन की। तो जो प्रोटोजोआ का वर्गीकरण है वो इसके आधार पर किया गया है। ये देखिए यहाँ पर जो वर्गीकरण किया गया मुख्य आधार क्या है, लोकोमोटरी ऑर्गेनल है तथा केंद्र की संरचना है। तो इसके आधार पर ही इनको 4 भागों में बांटा गया है। मैस्टिगोफोरा में क्या है, फ्लैजिला पाया जा रहा है। राइजोपोडा में क्या है, स्यूडोपोडिया। स्पोरोजोआ में गमनांक है ही नहीं। सिलिएटा में सिलिया है। तो इस आधार पर इनका वर्गीकरण किया गया है। निम्न में किस आधार पर प्रोटोजोआ संघ को 4 भागों में बांटा गया है? किसके आधार पर? केंद्र की संरचना, प्रजनन का ढंग, पोषण का ढंग, गतिविधि, लोकोमोटरी स्ट्रक्चर के आधार पर। बायोल्यूमिनेसेंस प्रदर्शित होती है, किससे प्रदर्शित होती है? सेरेटियम पैरामीशियम द्वारा, प्लाज्मोडियम द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ये सेरेटियम द्वारा बायोल्यूमिनेसेंस इज एग्जिबिटेड बाय बायोल्यूमिनेसेंस वह घटना है जिसमें कोई जीव प्रकाश उत्पन्न या प्रदर्शित करता है। उपर्युक्त विकल्पों में सेरेटियम ऐसा ही जीव है, यह प्रोटोजोआ संघ के अंतर्गत आता है। तो इसका राइट आंसर क्या है? सेरेटियम। पैरामीशियम में भोजन ग्रहण करने की विधि ये क्या है? होलोजोइक, सेप्रोजोइक, होलोफिटिक एंड एंथोजोइक। इसमें इसका राइट आंसर है होलोजोइक। पैरामीशियम में होलोजोइक टाइप का होता है। ये होलोजोइक टाइप का जो है भोजन ग्रहण करने की विधि, ये अमीबा में भी होता है। बाह्य भोजन को उसके पूर्ण रूप से में किसी ग्राह्य अंग द्वारा ग्रहण किया जाता है, इसे होलोजोइक विधि कहते हैं। पूरी तरह उसको ग्रहण कर लिया जाता है। पैरामीशियम में भोजन ग्रहण की विधि होलोजोइक है। पैरामीशियम में साइक्लोसिस की परिघटना का संबंध होता है। किससे? साइक्लोसिस क्या होता है? उत्सर्जन, चलन, पाचन, पुनरुत्पादन, एक्सक्रीशन, लोकोमोशन, डाइजेशन एंड रिप्रोडक्शन। तो इसका राइट आंसर है डाइजेशन। ये पाचन में सहायक होता है। पैरामीशियम में भोजन अंतर्ग्रहण के बाद साइटोफेरेंक्स में पहुंचता है। पैरामीशियम में भोजन अंतर्ग्रहण के बाद साइटोफेरेंक्स में पहुंचता है, जहां से यह खाद्यधानी में आता है। इसके पश्चात खाद्यधानी साइक्लोसिस द्वारा लगातार कोशिका द्रव्य में घूमती रहती है। ऐसे घूमती रहती है। साइक्लो लगातार घूमती रहती है। इसके अंदर भोजन का पाचन होता रहता है। तो इसको क्या कहते हैं? पैरामीशियम में भोजन ग्रहण। पैरामीशियम में साइक्लोसिस की परिघटना का संबंध किससे है? डाइजेशन से है, और ये साइटोफेरेंक्स में पहुंचता है। पैरामीशियम की अगला क्वेश्चन, पैरामीशियम की पश्च संकुचल सेल रेक्टिका स्पंदन करती है। अग्र रेक्टिका के मंदतर उसी दर पर जिस पर अग्र रेक्टिका करती है। अग्र रेक्टिका के द्रुततर केवल तब तक जब उग्र रेक्टिका स्पंदन करना बंद कर देती है। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? इसका राइट आंसर है सी। अग्र फास्टर देन द एंटीरियर वैक्यूल्स।
संकुचलशील रिक्तिका का मुख्य कार्य कोशिका के भीतर जल संतुलन को, जो कंट्रैक्टाइल वैक्यूल है, वो जल संतुलन को बनाए रखती है। ये उत्सर्जन और श्वसन में भी भूमिका निभाते हैं। पैरामीशियम में अग्र एवं पश्च दो संकुचनशील रिक्तिका होती है। पश्च संकुचनशील रिक्तिका कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल साइटोफैरिंक्स के निकट होती है, इसलिए इसमें अग्र संकुचनशील रिक्तिका के द्रुत तर संकुचन होता है, जिससे कि अधिकाधिक जल का प्रवाह हो सके। प्लाज्मोडियम में लघु युग्मक और गुरु युग्मक बनाते हैं। प्लाज्मोडियम में लघु युग्मक या गुरु युग्मक बनाते हैं, जैसे ओसिस्ट, हेटेरोसिस्ट, स्पोरोजोइट्स, जाइगोट्स। तो हमें लगता है इसका राइट आंसर है जाइगोट्स। तो इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र में एरिथ्रोसाइटिक साइजोगोनी के फलस्वरूप मेरोजोइट्स का विकास होता है। इसमें से कुछ मेरोजोइट्स से युग्मक कोशिकाएं बनाते हैं, जो कि दो प्रकार के होते हैं, लघु युग्मक कोशिका और गुरु युग्मक कोशिका। इन्हीं से क्रमशः लघु मैक्रोगैमेट बनते हैं, जो आपस में निषेचन फर्टिलाइजेशन करके जाइगोट बनाते हैं। जाइगोट से यूकाइनेट का निर्माण होता है और फिर यह ओसिस्ट तथा फिर बीजाणु स्पोरोजोइट बनता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में किस स्थान पर मलेरिया परजीवी को यूकाइनेट अवस्था पाई जाती है? तो क्या होगा इसका राइट आंसर? देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। निम्न में किस स्थान पर मलेरिया परजीवी की यूकाइनेट अवस्था पाई जाती है? तो मनुष्य के कृत में, मनुष्य की आरबीसी में, मच्छर की लार ग्रंथ में, और मच्छर का मलेरिया की बात हो रही है, मलेरिया परजीवी की, और मच्छर के आमाशय में। तो ये हमने देखा था कि मच्छर के आमाशय में यूकाइनेट बन जाती है और यूकाइनेट होती है। तो मलेरिया परजीवी की जीवन चक्र की विभिन्न अवस्थाएं होती हैं। इनमें कुछ मनुष्य के यकृत, आरबीसी में तथा कुछ मच्छर में पाई जाती हैं। माइक्रो एंड मैक्रो युग्मक गैमेट्स जो होते हैं, माइक्रो एंड मैक्रो गैमेट्स मच्छर के आमाशय में बनते हैं, जिससे क्या होता है, जिससे निषेचन होता है, जिसमें निषेचन से जाइगोट, उसके पश्चात यूकाइनेट बन जाता है। अगला, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के संक्रामक चरण को क्या कहा जाता है? मेरोजोइट, साइजोइंट, स्पोरोजोइट, ओसिस्ट। तो इसका राइट आंसर है स्पोरोजोइट। मानव के लिए प्लाज्मोडियम की संक्रमण अवस्था कौन सी होती है? स्पोरोजोइट, मेरोजोइट, गैमेटोसाइट, ट्रोफोजोइट। तो इसका राइट आंसर है ये स्पोरोजोइट। मानव के लिए प्लाज्मोडियम की संक्रमण अवस्था होती है स्पोरोजोइट। मानव के लिए प्लाज्मोडियम की संक्रमण अवस्था कौन सी होती है? ये होती है स्पोरोजोइट। विच स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम लाइफ साइकिल इज इन्फेक्टेड टू मैन? तो कौन सा इन्फेक्ट करता है मैन को? मेरोजोइट, साइजोइंट, स्पोरोजोइट, नन ऑफ द। ये होता है स्पोरोजोइट। स्पोरोजोइट जो मच्छर होता है उसकी लार ग्रंथि में होता है, और वही जब काट लेता है ह्यूमन को, तो उसके ब्लड में चला जाता है और वो उसको इन्फेक्ट करता है। सीजीजी अवस्था पाई जाती है। सीजीजी कंडीशन इज़ फाउंड इन। सीजीजी कंडीशन किस में होती है? ये होती है स्पोरोजोइट में। सीजीजी कंडीशन फाउंड इन सीजीजी अवस्था पाई जाती है ग्रिगेराइना में। ग्रिगेराइना की वयस्क अवस्था को ट्रोफोजोइट कहते हैं। दो परिपक्व ट्रोफोजोइट की आपस में जुड़ने की प्रक्रिया सीजी। दो ट्रोफोजोइट की जब आपस में जुड़ते हैं तो इसको कहा जाता है सीजी कहलाता है। इसके उपरांत ये गैमेट में परिवर्तित, ये सीजी से किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? गैमोंट में कन्वर्ट हो जाते हैं। गैमोंट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ग्रिगेराइना की वयस्क अवस्था को ट्रोफोजोइट कहते हैं। सीजी अवस्था
ग्रिगेराइना की वयस्क अवस्था को ट्रोफोजाइट कहते हैं। दो परिपक्व ट्रोफोजाइट के आपस में जुड़ने की अवस्था को जो दो ट्रोफोजाइट है आपस में जुड़ने की अवस्था को सेजी कहते हैं। फिर ये चेंज हो जाते हैं गैमोन्ट में, ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन है कि सेजी अवस्था पाई जाती है, ये किस में पाई जाती है सेजी अवस्था? सेजी अवस्था पाई किस में जाती है? ये पाई जाती है ग्रिगेराइना में, ये पाई जाती है ग्रिगेराइना में। विच स्टेज ऑफ प्लाज्मा लाइफ से इन्फेक्टेड स्पोरोजोइट हो चुका है। सेजी अवस्था किस में पाई जाती है? ग्रिगेराइना में, ग्रिगेराइना में। सेजी अवस्था किस में पाई जाती है? ये पाई जाती है ग्रिगेराइना में। अगला ग्रिगेराइना, ये हमने पढ़ लिया। मनुष्य में निद्रा रोग का क्या कारण है? निद्रा रोग मतलब स्लीपिंग सिकनेस क्यों होता है, किसके कारण होता है? ट्रिपेनोसोमा, लेशमैनिया, प्लाज्मोडियम एंटमीबा। तो इसका राइट आंसर है ट्रिपेनोसोमा में। मनुष्य में निद्रा रोग का कारण है ट्रिपेनोसोमा। ग्रिगेराइना की वयस्क अवस्था को ट्रोफोजाइट कहते हैं। दो परिपक्व ये तो हो चुका है। निद्रा रोग ट्रिपेनोसोमा। स्लीपिंग सिकनेस इन मैन इज काज्ड ट्रिपेनोसोमा। निद्रा रोग स्लीपिंग सिकनेस ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस नामक एक प्रोटोजोआ द्वारा उत्पन्न होता है। इसका प्रसारण सीसी मक्खी द्वारा होता है, जिसका वैज्ञानिक नाम है ग्लॉसिना पैलपैलिस द्वारा होता है। कालाजार, लेशमैनिया, डोनामिनी मलेरिया, प्लाज्मोडियम, जबकि पेचिस एंटमीबा हिस्टोलिटिका द्वारा होता है। ग्लॉसिना पैलपैलिस जिसका जंतु वैज्ञानिक नाम है ग्लॉसिना पैलपैलिस, जिसका जंतु वैज्ञानिक नाम है ग्लॉसिना पैलपैलिस इज जूलॉजिकल नेम ऑफ किसका? ग्लॉसिना किसका नाम है? सीसी मक्खी, सैंड मक्खी और फल मक्खी, मे मक्खी। तो इसका नाम है सीसी फ्लाई। सीसी मक्खी का नाम है क्या? ग्लॉसिना पैलपैलिस। ग्लॉसिना पैलपैलिस किसका नाम है? सीसी मक्खी का। इससे क्या फैलता है? सीसी मक्खी से स्लीपिंग सिकनेस फैलता है। सीसी सिकनेस। डेंगू बुखार किससे होता है? हाथी पाँव, कालाजार और स्लीपिंग सिकनेस। स्लीपिंग सिकनेस हमने अभी देखा था, फ्लेटोबोटोमस कालाजार है, ग्लॉसिना है स्लीपिंग सिकनेस, और क्यूलेक्स है किससे? क्यूलेक्स डेंगू बुखार है एडीज से। कहाँ गया एडीज? और हाथी पाँव है क्यूलेक्स फैटिगन्स से। तो डेंगू बुखार होता है किससे? डेंगू बुखार होता है एडीज एजिप्टस से, कालाजार फ्लीबोटोमस एंड निद्रा ग्लॉसिना, क्यूलेक्स हाथी पाँव, क्यूलेक्स फैटिगन्स। अगला क्वेश्चन है कुंचन। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। डेंगू बुखार की देखिए इसके आंसर दिए गए हैं। ग्लॉसिना निद्रा रोग है, कालाजार फ्लेटोबोटोमस है, हाथी पाँव क्यूलेक्स फैटिगन्स है, डेंगू इजिप्ट है। तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इज प्रेजेंट इन। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल किस में होता है? अमीबा में, यूग्लिना, पैरामीशियम, ऑल ऑफ द सब में होता है। कुंचन सेल रक्तिका सब में पाई जाती है। कुंचन कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स इज प्रेजेंट इन। कुंचन सेल रक्तिका ताजे फल या अलवर्णीय जल में पाए जाने वाले एक कोश के प्रोटोजोआ में पाए जाते हैं। सभी विकल्पों में पाया जाता है कि इनकी ऑस्मोरेगुलेशन का कार्य करते हैं। ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का काम ही ऑस्मोरेगुलेशन है। विखंडन जो प्रजनन की एक विधि है, फिजन जो कि प्रजनन की क्या है? एक विधि है। सामान्यतः निम्न में किस में पाई जाती है? प्रोटोजोआ में, एनिलिडा, हेलमिंथ, ये प्रोटोजोआ में पाई जाती है। ये मेनली किस में पाई जाती है? फिजन जो होता है मेनली प्रोटोजोआ में पाया जाता है। विखंडन जीवों का एक प्रकार का अलैंगिक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। यह क्रिया पूरी तरह से विकसित मूल कोशिका पेरेंट सेल में होती है। इस क्रिया में मूल कोशिका अपने आनुवांशिक सामग्री का प्रतिलेखन रेप्लिकेशन करने के पश्चात दो समान आकार की संतत कोशिकाओं में विभाजित हो जाता है। सामान्यतः प्रोटोजोआ जीवाणु, ईस्ट आदि के लिए विखंडन की प्रक्रिया होती है। मतलब प्रोटोजोआ में होता है,
प्रोटोजोआ में होता है, बैक्टीरिया में होता है, ईस्ट में होता है। इन सब में अलैंगिक जनन की एक विधि है जो कि इस सब में पाई जाती है, मेनली प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया एंड ईस्ट में। तो ये था आज का क्वेश्चंस, ये थे आज के क्वेश्चंस जिसमें हमने घटना चक्र के प्रोटोजोआ से जितने भी क्वेश्चन घटना चक्र में दिए थे वो हमने कवर कर लिए। कल हम लोग किसी नए वीडियो के साथ इसी घटना चक्र के क्वेश्चन, इसके आगे के टॉपिक को करेंगे। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू। जय हिंद।